अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं काफ़ी देर वहीं लेटा दुश्मन की चहल पहल देखता रहा। उस्ताद सादिक की शहादत के बाद वो कुछ बेफिक्र से हो गए थे। उनकी बातें सुनकर पता चला था कि उस्ताद सादिक को शहीद करने वाले उनकी कमांडो प्लाटून के जवान थे, लेकिन इससे पहले उनके 5 आदमियों को उस्ताद सादिक निशाना बनाने में कामयाब रहा था, जिसमें से 4 आदमी हलाक हो चुके थे, जबकि गोली 5वें आदमी के सर से रगड़ खाती हुई निकल गई थी। मज़ीद कुछ देर वहीं पड़ा रहने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा। अगर उस्ताद सादिक ने मेरे पास स्नाइपर राइफल की गोलियां रहने दी होती तो शायद मैं कई को निशाना बना चुका होता, मगर अब पिस्टल थे तो स्नाइपिंग नहीं की जा सकती थी। वो इस तरह मेरे जिंदा बच जाने के इम्कानात 0% भी ना रहते, मगर जज्बाती कैफियत में मुब्तला होने के बाद फ़ायदे नुकसान का होश किसको रहता है। चश्मे तक मैं बगैर किसी मुठभेड़ हुए पहुंच गया था। खूब सैर होकर पानी पीने के बाद मैंने दोनों वाटर बोतलें भरकर संभाल पैक में रख लीं और फिर वहां से फरलांग भर के फासले पर मौजूद झाड़ियों के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा वहीं रात गुजरने का था, क्योंकि आज के दिन हमारी तलाश में सरगर्दा ट्रोप्स ने वापस अपनी जगह पर पहुंचना था। उनकी नकलो हरकत के दौरान मेरा एक जगह रुके रहना बेहतर था, क्योंकि किसी भी पार्टी से इत्तफाकी मुठभेड़ एक नया महाज खोल देती है। झाड़ियाँ काफ़ी घनी थीं, वहाँ से चश्मे की जगह साफ नजर आ रही थी। दिन ढलने को था जब चश्मे पर चंद आदमी पानी भरते दिखाई दिए। वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक सख्त इब्तला के बाद उन्हें जहनी सुकून हासिल हुआ था और उन्होंने एक खतरनाक दुश्मन से खलासी पाई थी, ऐसा सफाक दुश्मन जिसने उनके दर्जन भर साथी हलाक कर दिए थे। मैं बस खाली नज़रों से उन्हें चेहले करते देखता रहा। चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोने के बाद वो एक मर्तबा फिर अपने रास्ते हो लिए थे। सैर होकर पानी पीने के बाद मेरी भूख उभर रही थी। मैं पेट से बिस्कुट निकाल कर खाने लगा। उस्ताद सादिक ने अपनी खुराक भी मेरे पैक में डाल दी थी। अपने मुकद्दर का रिज्क मेरे हवाले करते हुए उसे ज़रा भर भी झिझक महसूस नहीं हुई थी। उसने मरने का फैसला कर लिया था, मगर अपनी आखिरी गुफ्तगू में उसने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था कि मुझे उसके इरादे की बाबत मालूम होता। यकीनन ये फैसला उसने बहुत पहले कर लिया था, उस वक्त जब मैंने उसकी बात बनाने की बजाय उसके साथ रहने का फैसला किया था। अपने उस्ताद हाशिम की कहानी सुनाने का मकसद मुझे अपनी मौत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना था। दौरान ट्रेनिंग उसने अपने कई तजर्बात हमारे गोश गुजार किए थे, मगर अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या उसने ऐसे हालात में सुनाया था जब वो खुद अपने उस्ताद की राह पर चलने का इरादा कर चुका था। वो रात मैंने अभी झाड़ियों में और उस्ताद सादिक की यादों से लड़ते गुजार दिया। सुबह सादिक के करीब मैं अपनी कमीगाह से निकला और चश्मे की तरफ बढ़ गया। क्या पता रास्ते में पानी मिलना भी था या नहीं। मैंने वाटर बोतल में रात के वक्त होने वाली कमी पूरी की और अपने रास्ते हो लिया। चलते वक्त मैंने वाकी टाकी सेट भी ऑन कर लिया, मगर पहले वाली फ्रिक्वेंसी पर खामोशी छाई हुई थी। फ्रिक्वेंसी बदल कर भी मैंने सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर कोई ऐसी बात सुनने में नाकाम रहा जो मुझे एहतियात पर मजबूर कर सकती है। एक दो जगह पर रोज़मर्रा की आम गुफ्तगू सुनाई दिया। 2-3 पोस्टों से लाली सेक्टर बेस को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। वापसी के लिए मैंने पहले वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करना था। लाली सेक्टर की बेस के नीचे पहुंचकर मैं जुनूब की सिमत में सीधा निकलता चला गया। नाला अबूर करके जंगल में घुसने की कोशिश मैंने नहीं की थी। सूरज के तलू होने तक मैं लाली सेक्टर बेस से करीबन 2 किलोमीटर आगे निकल गया था। रोशनी होने के साथ मेरी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। मैं पूरी तरह कैमोफ्लेज था। गीली सूट ने मुझे झाड़ियों का हिस्सा बनाया हुआ था। आगे जाकर नाला तंग हो गया। मेरे दाहिनी जानिब पहाड़ी सिलसिला था, जबकि बाएं तरफ जंगल था और दरख्तों के इख्तिताम पर सीधी खड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। दाएं जानिब दरख्तों की तादाद बतदरीज कम हो रही थी। मैं नाला अबूर करके जंगल में घुस गया। आगे जाकर नाला गरबी जानिब मुड़ रहा था। इस नाले में बस इक्का दुक्का दरख्त थे और वही मेरी वापसी का रास्ता भी था। दूरबीन निकाल कर मैंने दूर नज़दीक का बगौर जायजा लिया, मगर किसी किस्म की हरकत नजर न आई। नक्शा खोलकर मैंने एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों की जगह को बगौर देखा। इस नाले में आगे जाकर दुश्मन की एक पोस्ट थी, जिसका नाम सदरती पोस्ट था।
वहाँ पर उनके 15 से 20 आदमी मौजूद रहते थे। मज़कूरा पोस्ट से दाएं और बाएं जानब 3-4 किलोमीटर के वक़्फ़े पर 2 और पोस्टें थीं। वहाँ भी उनकी नफरी 10 का हिंसा अबूर कर जाती थी। मुझे सदरती पोस्ट से दाएं जानब का रास्ता इख्तियार करना था और गुजर पोस्ट के करीब से फिर गरबी सिमत मुड़कर दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तरकियाँ की जिम्मेदारी के इलाके से गुजर कर मेरे सामने पाकिस्तान की पहली पोस्ट रंग कंटोरा जाना थी। हमने आते वक्त दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। उस वक्त हमें बॉर्डर पार कराने के लिए एक राहबर भी आया था जो हमारे बॉर्डर पार करते ही वापस चला गया था। अब वापसी के सफ़र में मैं अकेला था और अपना रास्ता मुझे खुद ढूंढना था। नक्शा वापस संभाल पैक में रखकर मैंने अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेकर गरबी नाले में घुस गया। गो वहाँ छदरे छदरे दरख्त थे, मगर रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी कसीर तादाद में मौजूद थे जो छुपने में मदद दे सकते थे। मैं रुके बगैर चलता रहा। अलबत्ता सदरती पोस्ट के इलाके को मैं रात भर के अंधेरे में ही अबूर कर सकता था। पोस्ट से किलोमीटर भर पहले एक मुनासिब मकाम पर रुककर मैं रात का इंतज़ार करने लगा। आने वाली रात को चूँकि मुझे बकिया तमाम रास्ता तय करना था, इसलिए खा पी कर मैं आराम की घर से लेट गया। वो जगह ऐसी थी कि मेरे देखे जाने का खतरा न होने के बराबर था। सारे शाम ही मैं अपनी कमीगाह से बाहर निकला। ये ऐसा वक्त होता है जब पोस्ट पर मौजूद संतरी इतने चौकन्ना नहीं होते, क्योंकि एक तो ये वक्त शाम के खाने का होता है और दूसरा ड्यूटी वगैरह की तब्दीली और रात के इंतज़ामी अमूर में भी लोग मसरूफ़ होते हैं। और फिर सबसे बढ़कर मुझे 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करना था, इसलिए सरे शाम ही सफ़र शुरू करता तो पहाड़ी इलाके का ये फासला तय हो सकता था। मैं बड़े पत्थरों और रास्ते में आने वाले इक्का दुक्का दरख्तों की आड़ लेकर चलता रहा। सदरती पोस्ट के इलाके को अबूर करते ही मेरी रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई थी। घंटे 1.5 घंटे बाद मैं गुजर पोस्ट के करीब पहुंच गया। वहां से नाला सीधा आगे निकलता चला गया, जबकि मैं गरबी सिमत को मुड़ गया। आगे चढ़ाई थी। मेरी रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई। ऑक्सीजन की कमी के बाद इस इलाके में तेज़ रफ्तारी से हरकत करना मुश्किल होता है, ख़ासकर उस वक्त जब बंदा चढ़ाई चढ़ रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तरकिया की हदूद में पहुंच गया था। वो इलाका ख़तरनाक था, क्योंकि ऐसी पोस्ट पर जो दुश्मन के बिल्कुल सामने हो उस पर ड्यूटी वाले सिपाही बहुत चौकस होते हैं, और हिंदू तो इस मामले में यूँ भी बहुत डरपोक हैं, और डर की वजह से उनका ड्यूटी पर मौजूद जवान सुस्त नहीं हो पाता, जबकि पाक आर्मी के जवान दिलेरी की वजह से अमूमन बेपरवाह होते हैं। मैं ढलान अबूर करके निस्बतन ऊंचाई पर पहुंचा। नक्शे के मुताबिक लेफ्ट तरकिया पोस्ट वहां से 2 गज के आगे थी। समाल पैक से नाइट विजन साइड निकालकर मैंने आंखों से लगाई, मगर इतने फासले से मैं सिर्फ पोस्ट के कदोखाल ही देख सका। कोई और नकलो हरकत मुझे दिखाई ना दी। मैं आगे बढ़ गया। इस मर्तबा मैं बकदर 100 गज पोस्ट से पहले रुका और एक पत्थर की आड़ लेकर पोस्ट का जायजा लेने लगा। पाकिस्तान की तरफ से वो पोस्ट ढलान की आड़ में बनाई गई थी और रिहायशी इलाके को पाकिस्तान की तरफ से देखा जाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता संतरियों की दीद बानी के लिए जो 2 मोर्चे बनाए गए थे वो बखूबी देखे जा सकते थे। नाइट साइड से मैंने इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लिया। पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद एक नाला शुरू हो रहा था, मगर इस नाले में सफ़र करना इसलिए भी मखदूश था कि ऐसे रास्तों पर दुश्मन ने बारूदी सुरंगें लगाई होती हैं। बहुत ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर पड़े, लेकिन ऐसी जगहों पर ख़तरा मोल लेना भी बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। हमेशा की मजदूरी कौन गवारा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बारूदी सुरंग इंसान की जान भी ले लेती है। एक बार मेरी आंखों के सामने हमारा एक साथी शहीद हुआ था। वो बेचारा गलती से अपनी फ़ौज के लगाए हुए बारूदी कत्ते में घुस गया था, और उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही उसके पाँव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछल कर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग उस जगह फटी जहाँ उसका सर ज़ोर से ज़मीन से टकराया था। बाद में हमने बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को वहाँ से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर जो लाया अमल मुझे सूझा वो यही था कि मैं इस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता था। पोस्ट के दाएं बाएं जो चढ़ाइयाँ थीं उन्हें कोह पैमई के सामान के बगैर अबूर करना नामुमकिन था। कोई और रास्ता इख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता और दुश्मन के इलाके में यूँ आज़ादाना हरकत मुझे फंसा सकती थी। आखिर एक फैसले पर पहुंचकर
मैं खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। मंसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को ताड़ने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे। मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली होगी। 2:30 मेरी घड़ी बजा रही थी। इंडिया का टाइम चूँकि हमसे निसफ घंटा आगे है, इसलिए उनकी घड़ियों में लाजमन 3 बजने वाले थे, क्योंकि कायदा यह है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद बदली होती है, और चूँकि ऐसी हसास पोस्टों पर ब्याक वक्त 2 संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकात का इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे ना जागें और दोनों नींद की ज़्यादती की वजह से सुस्त हों, जबकि 1 घंटे के फ़र्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो गया होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाज़ा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रिहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन उसे रिहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगाया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक और संतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया ब्याक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संतरी रिहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था। गो जिस वक्त से मैं आया था, कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन सेट मेरी आंखों के साथ बंधी हुई थी। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभार वो सर घुमाकर इतराफ का जायजा ले लेता था। 1-2 बार उसने टार्च जलाकर भी अपने चौकन्नेपन को ज़ाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टार्च की रोशनी उस नाले वाली सिमत में फेंकी थी। इसके बावजूद मैं ज़मीन से चिमट कर लेट गया था, लेकिन वो कभी संतरी था और ज़्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए उसमें वो चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संतरियों का खासा होता है। मैं करालिंग करने की बजाय बैठे बैठे उसकी जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि वो पथरीला इलाका था, इसलिए करालिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभते थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संतरी को चौकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज के बकदर रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके बेल्ट में उड़सा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो मुड़ा, मैं खड़ा होकर दबे कदम उसके पीछे चलने लगा, और जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तब उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसके साथ लेटते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर उस वक्त तक मैं पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगाकर ट्रिगर दबा चुका था। हल्की सी ठक हुई और उसकी खोपड़ी में रोशनदान खुल गया था। उसका फड़कता बदन साकत होने लगा। मैंने उसे आहिस्ता से ज़मीन पर लिटा दिया। पहला मरला बखूबी मुकम्मल हो गया था। मैंने वक्त देखा, 3:20 थे। गोया अगले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लिपेट लिया। उसके पास पड़ी टार्च भी मैंने उठाकर अपने पास रख लिया। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ गया। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा संभाल पैक में डाल ली थी। चादर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया है दिल जीत। जो ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। 2 घंटे इस सर्दी में जाकर यकीनन वो गर्म रज़ाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टार्च जलाकर उसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। उसने चेहरा साइड पर करते हुए कहा, यार इसे तो माफ़ करो। और ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से अदा हुए थे। ग्राहक पिस्टल की मदद से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने उसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर गई थीं। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर पैदा हुआ था। थोड़ा ज़ोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ, साथ वाले मोर्चे से मज़ाया अंदाज में पुकारा गया। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज के करीब फासला था। इसके बावजूद उसे राइफल्स के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था।
मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला और शुरुआत से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ा। उसने बुलंद आवाज से पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा। ओए जवाब तो दो ना, उसने झंझलाते हुए झांका। उस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है, कहते हुए मैंने टार्च रोशन करके उसकी खोपड़ी में गोली झोंक दिया। उसने थोड़ा झुककर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिर गया। इस तरह कि उसका बलई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं उसके जिस्म पर पाँव रख कर अंदर दाखिल हुआ। टार्च रोशन करके मैंने जायजा लिया। 2 G2 राइफलें, एक कलाशनकोफ और माउंट पर लगी विक्रस गन नजर आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले हॉल में मुझे थर्मल इमेजिंग ऑक्साइड विजन साइट दिखाई दिया। इसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहाँ से हमारी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन यह हवाई फासला था, वरना लेफ्ट तरकिया से हमारी पोस्ट रंकन टोर पर जाने के लिए एक ढलान अबूर करना पड़ती है, जिसके बाद यह फासला 1000 मीटर के करीब बन जाता। रंकन टोर पर मुझे पाक फौज का दिलेर जवान टहलता हुआ नजर आ रहा था। थर्मल इमेजिंग ऑक्साइड में यह खसूसियत है कि यह दूरबीन की तरह काफ़ी दूर तक दिखाव मुहैया करती है। इसका अंदरूनी नज़ारा ब्लैक एंड वाइट होता है, जिसमें हर जानदार काले या सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। वहाँ मजीद रुके रहना वक्त का ज़िया था। थर्मल इमेजिंग ऑक्साइड गले में लटका कर मैं लेफ्ट तरकिया की सामने वाली ढलान उतरने लगा। उतराई काफ़ी सख्त थी, चूँकि रास्ता बना हुआ नहीं था, इसलिए अंधेरे में गिरने का भी अंदेशा था। मैंने बेधड़क टार्च जला दिया। मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवान ने फ़ौरन इस तरह मुतवज्जे हो जाना है, और वही हुआ। टार्च जलाए मुझे चंद सेकंड ही हुए थे कि रंकन टोर की जानिब से टार्च का इशारा आने लगा, गोया वो आने वाले को मुतनब्बे कर रहा था। जवाबन मैंने भी टार्च का रुख उसकी जानिब करके 2-3 दफ़ा इशारा दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं बेखबरी में नहीं आ रहा। नीचे उतरते ही 100 मीटर के करीब हमवार मैदान सा था, जहाँ बारूदी सुरंगी कते बिछाकर कांटेदार तार से उसकी हदबंदी ज़ाहिर की गई थी। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी मुल्क की सिपा जब सुरंगी कता लगाती है तो उसे कानूनन इस कते को खारदार तार से ज़ाहिर करना पड़ता है, लेकिन हिंदू बनिया नीच जहीनत का मालिक है, उसे ऐसे असूल व ज़ाब्ते की क्या परवाह। भारतीय आर्मी पहाड़ी इलाके में हदबंदी के अलावा भी बहुत सी जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा कर रखती है, जिसकी जद में अमूमन सिविल लोग या जानवर वगैरह आ जाते हैं। वो बारूदी कता अबूर करने के लिए मुझे चंद सौ गज का चक्कर काटना पड़ा। बारूदी कते की बाएं तरफ की हदबंदी के साथ कुदरती तौर पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे कि जहां बारूदी सुरंग लगाना मुमकिन ही नहीं था। मैं उन्हीं पत्थरों पर चलकर आगे बढ़ता गया। बारूदी कते के सामने गुच्छादार तार, जिसे कंसर्टिना वायर कहते हैं, लगी हुई थी। संभाल पैक से वायर कटर निकालकर मैंने तार को काट कर रास्ता बनाया और आगे बढ़ गया। टार्च बुझाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। रंकन टोर पर इस वक्त 2 टार्चों की रोशनी नजर आ रही थी। यकीनन संतरी ने गार्ड कमांडर को भी इतला कर दी थी। मैं रंकन टोर से 50 मीटर के फासले पर था जब मुझे जोरदार अंदाज में रुक पुकारा गया। मैं संतरी के हुक्म के बमुजब रुक गया। हाथ ऊपर, उसने अगला हुक्म दिया और मुझे तमील करते बनी, ताली बजाओ। उसने यकीनन मेरे हाथों के खाली होने का यकीन करना था। बादल, मेरे ताली बजाते ही उसने कहा, और ये उस दिन का पासवर्ड था। मैं खामोश रहा, क्योंकि मुझे पासवर्ड मालूम नहीं था। 3। इस मर्तबा उसने फिगर पूछा था। अगर मुझे उस रात का फिगर पता होता तो मैं मतलूबा फिगर दोहरा देता, मगर मैं उससे भी अनजान था। सरहदी इलाके में अपने सिपा की पहचान के लिए रात नाम मुकर्रर किया जाता है, जो 2 असमा पर मुश्तमिल होता है, मसलन बादल और लोटा। पहरे पर मौजूद संतरी आने वाले के सामने रात नाम का पहला इसम बोलता है और आने वाले को उसके जवाब में दूसरा नाम बताना पड़ता है। इसके अलावा हर रात के लिए एक फिगर भी मुकर्रर किया जाता है। मसलन अगर 7 फिगर मुकर्रर किया गया है तो संतरी 7 से कम कोई भी अदद बोलकर आने वाले को मुकम्मल अदद करने की दावत देता है। अब अगर संतरी 3 कहता है तो आने वाले को 4 कहकर फिगर मुकम्मल करना पड़ता है। कौन है? इस दफ़ा उसने बड़े रास मेरा तारुफ मांगा था। जीशान है, मैं इत्मीनान से बोला। पहचाना नहीं है? करीब तो आने दो यार।
तारुफ भी करा देता हूँ। मैं खड़े खड़े थक गया था। इसी हालत में आगे बढ़ो। उसे मेरा इत्मीनान देखकर कहना पड़ गया था और मैं हाथ सर से बुलंद किए आगे बढ़ गया। खुद से 2 मीटर दूर उसने मुझे दोबारा रोका और उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी खुद ब खुद आगे बढ़कर बहराना अंदाज में मेरी तलाशी लेने लगा। मेरे कंधे पर लटकी स्नाइपर राइफल उतार कर उसने साइड पर रखी। मेरा संभाल पैक थर्मल में चनक साइट और मेरी जेबों में मौजूद तमाम सामान अपने कब्जे में कर लिया। हाथ नीचे कर सकता हूँ? तलाशी लेने वाले के दूर होते ही मैंने पूछा। कर लो, मुझे निशाने पर रखने वाला नर्म लहजे में बोला। शुक्रिया कहकर मैंने हाथ नीचे कर लिया। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। ये अल्फाज उसके होंठों पर थे कि लेफ्ट तरकियां पोस्ट की तरफ से टार्चों की रोशनी फेंकी जाने लगी। इसके साथ ही फायरिंग की आवाज़ से माहौल गूंज उठा। मैंने कहा संतरी को आड़ में कर लो, मगर मेरा यह कहना बेफायदा था क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनते ही संतरी मोर्चे में गया हुआ था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे कलाशनकोव की जद पर लेने वाला गार्ड कमांडर था। वह मुझे साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वह पोस्ट कमांडर का कमरा था क्योंकि अंदर दाखिल होते ही गार्ड कमांडर ने सैल्यूट किया था। अंदर पैरों में लैंप रोशन था। पोस्ट कमांडर ने गहरी नज़रों से मेरा जायजा लेकर मुझे बैठने का इशारा किया। उस्ताद अकरम, चाय पानी का बंदोबस्त करो। वह मुझे साथ लाने वाले को मुखातिब हुआ और वो जी सर कहकर बाहर निकल गया।